नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते हम घर पे ही अपनी पठन पाठन की क्रिया को कर रहे हैं। आपका न्यू सेशन नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, तो आप सभी विषयों की पढ़ाई अपने घर पर ही टीचर्स की हेल्प लेकर, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फोन के माध्यम से हो, पीडीएफ, फोटो, वीडियो कॉल, जैसा भी बन पा रहा है पढ़ाई चल रही है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसा फिजिक्स है, कि इसमें आर्टिकल होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनको केवल बुक में पढ़ करके नहीं समझा जा सकता। तो आपको थोड़ी सुविधा मिल जाए, हेल्प मिल जाए, उसके लिए कुछ वीडियो बना करके तैयार कर रहे हैं। तो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें आज का टॉपिक है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर कंपटीशन का जो मैथमेटिक्स होता है उसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाली चीज है। तो परसेंटेज एरर के 2 फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे हम ये पूरा करेंगे। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू होता है डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई 100। किसी वस्तु को मापने में आई त्रुटि और उस वस्तु की ओरिजिनल माप गुणा 100। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसा आप अपने पास होने पर अपना रिजल्ट जब आपके पास आता है तो भले ही आपको परसेंटेज एरर ना आता हो, लेकिन आप अपने जब अंक का परसेंटेज निकालते हैं तो आप क्या करते हैं कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, आपके कितने आए और गुणा 100, ऐसा ही करते हैं ना। तो जिस प्रकार से तब हमारा ओवरऑल परसेंटेज आ जाता है, बस वैसा ही है। नाम केवल परसेंटेज एरर है। सिंपल बना के पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में डिफरेंस, ओरिजिनल उसका मेजरमेंट और मल्टीप्लाई 100। समझ में आया होगा। मेजरमेंट में डिफरेंस, ओरिजिनल मेजरमेंट मल्टीप्लाई 100 अगर हम करते हैं तो परसेंटेज एरर आता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु का प्रमाणिक मान, स्टैंडर्ड वैल्यू, और प्रायोगिक मान जो हमारा प्रैक्टिकल के दौरान उसकी वैल्यू आई, उन दोनों का डिफरेंस, ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस का साइन है। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से दूसरे वाले को घटा देना है। तो प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान का अंतर बटे प्रमाणिक मान, और यदि 100 से गुणा करें तो प्रतिशत त्रुटि हमारी आ जाती है। और ज्यादा समझ में आने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है, जैसे कोई गोला है, उस गोले की त्रिज्या, रेडियस मापने में 2% की त्रुटि होती है, तो उसका आयतन मापने में कितनी त्रुटि होगी। सीधा सा हम सूत्र लिखते हैं गोले के आयतन का, जो कि होता है कैपिटल V इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब हमारे पास आयतन का सूत्र है, तो आयतन के नापने में त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा V अपॉन V का परसेंटेज इज इक्वल टू, अब यहां पे ये 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो उसको छोड़ देंगे, बचा कितना, r की पावर 3। तो इसको जब लिखेंगे बस इतना ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में जब भी किसी वेरिएबल, जिस वेरिएबल की पावर हो उसकी त्रुटि निकालनी है तो पावर मल्टीप्लाई में जाएगी। जैसे r क्यूब था तो 3 मल्टीप्लाई में आ गया, तो केवल r बचा, उस r को हम लिखेंगे इस तरह, डेल्टा r अपॉन r का परसेंटेज। इस त्रिज्या के मापन में त्रुटि कितनी दी गई थी हमें, 2%, उस 2 को यहां रखा, 3 2 जा 6%, इसका आंसर आ गया। और ज्यादा समझने के लिए इसके जैसा एक और हमने लिखा है, ये पेंच मापी। आप फिजिक्स में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आएगा, पेंच मापी एक आपका उपकरण होता है जिससे किसी भी चीज का व्यास, मोटाई हम तार का ज्ञात कर सकते हैं। तो उसकी अल्पतमांक दी है डेल्टा डी 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। उससे हमने एक बारीक सा तार नापा, उस तार की ये जो मोटाई है वो दी है 0.225 सेंटीमीटर, 0.225 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद के नंबर को हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि 0.225, ये गलत है। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको डिजिट वाइज पढ़ते हैं, 0.225 सेंटीमीटर। उसने पूछा है यदि पेंच मापी की अल्पतमांक कितनी है और तार का व्यास वो इतना नापती है
तो उसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो हम यहां उसकी प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डी की मल्टीप्लाई 100। डेल्टा डी की वैल्यू हमारे पास है अल्पतमांक के रूप में, डी की वैल्यू हमारे पास है तार के व्यास डायमीटर के रूप में, हम 100 से मल्टीप्लाई करनी है केवल। यहां हमने दोनों की वैल्यू रखी, 100 से मल्टीप्लाई करी, आया 4/9, सोल्व किया तो आया 0.44%। एक एग्जाम्पल और लिखा है, यदि त्रिज्या नापने में किसी गोले की 1.5% की त्रुटि होती है, उसी गोले का क्षेत्रफल नापने में कितनी त्रुटि होगी। तो ये हमारा आया क्षेत्रफल, हमने लिखा उस गोले का a = πr²। क्षेत्रफल ये हमारी पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो बचा कितना, केवल r²। मैंने पहले भी बताया था यदि स्क्वायर है वेरिएबल में वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 × Δr/r का परसेंटेज, तो 2 का 2 इस r यानी कि त्रिज्या नापने में हमारी यहां कितनी त्रुटि हुई थी 1.5 रखा, यहां 2 × 1.5 = 3%। इस तरह हमने प्रतिशत त्रुटि निकाली। एक और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, उन न्यूमेरिकल में से मैंने 3 ऐसे न्यूमेरिकल छांटे थे जो मैक्सिमम रिपीट हुए हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल जैसे ही आपको बाकी मिलेंगे, हर एक टाइप का एक एक न्यूमेरिकल उठाया है, इन जैसे आपको बहुत सारे आपकी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। इसमें दिया है कोई एक तार है, उस तार की प्रारंभिक लंबाई जो है वो ये है 140.5 ±0.3 सेंटीमीटर। उसी तार को जब खींचा जाता है तो उसकी लंबाई हो जाती है 142.8 ±0.2 सेंटीमीटर। उसने पूछा है तार की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, तो हम इसको लिखेंगे लंबाई में वृद्धि यानी कि L ± डेल्टा L। तो वो कैसे लिखेंगे, L होगा L2 - L1 और डेल्टा L होगा डेल्टा L1 - L2, सॉरी डेल्टा L1 + L2। अब यहां इन दोनों को L2 में से L1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया ये, और डेल्टा L1 में L2 को जोड़ेंगे आया ये। इन दोनों को सोल्व करके आया 2.3 ± 0.5%। अब यहां डेल्टा L/L का परसेंटेज लिखेंगे तो यहां डेल्टा L है ये 0.5 और यहां अपोन में L है तो L है ये 2.3। क्यों है ये ऐसा, क्योंकि हमने शुरू में ही इनको डिफाइन किया था। इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करा तो आया अपना 21.73 सेंटीमीटर। इस तरह हमने परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि की गणना और उनकी परिभाषा और उनका सूत्र, ये पूरा टॉपिक क्लियर किया। जितना एक्सपीरियंस करोगे, जितना लिखोगे, जितना आप इसको सोल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका क्लियर ये टॉपिक होगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल इसका बेस इतना था। आप जितना चाहो उतना घर पे प्रैक्टिस करके इसको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी बहुत ज्यादा आपको आगे चल के फिजिक्स और फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, हर जगह आपको ये मिल जाएगा। और खासकर कंप्यूटर लैंग्वेज में आप जब भी पढ़ोगे तो ये मिलेगा। इसके ये 8 टॉपिक हैं, 8 पॉइंट हैं। इन 8 पॉइंटों पे डिपेंड करेगा कि सार्थक अंक को आप कितना सोल्व कर सकते हो। ये 8 पॉइंट अगर आपने एक बार क्लियर कर लिए तो पूरा सार्थक अंक जितना भी है, ये जितना भी इसकी कैलकुलेशन है, जितनी भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, आपको सब आ जाएंगी। एक बार इनको ध्यान से समझते हैं। पहला पॉइंट, ऑल नॉन जीरो नंबर इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब ये क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा क्या है, 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में यदि कोई जीरो आ जाता है तो वो भी क्या होगा, सार्थक अंक। जैसे मैंने लिखा 506, अब ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, लेकिन ये जीरो, तो ये वाला जीरो भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। कोई यदि आपसे पूछे 506 संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, तो आपका जवाब आएगा 3। अगला पॉइंट क्या है, यदि लिखा है 0.00035, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि पॉइंट के लेफ्ट साइड कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है और पॉइंट के राइट साइड कुछ जीरो छोड़कर नॉन जीरो नंबर हैं, तो जितने भी उसमें जीरो हैं उनको हम छोड़ देंगे।
जितने नॉन जीरो नंबर हैं, जैसे इसमें 3 और 5 नॉन जीरो नंबर हैं, तो इस पूरी संख्या में केवल 2 सार्थक अंक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यदि लिखा है 1.0035 तो इसमें यहां 1 है, यहां 35 है, तो ये कंप्लीट जितने नंबर हैं वो सार्थक अंक होंगे। 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 5। नेक्स्ट पॉइंट, लिखा है 11500 तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें ये 3 सार्थक अंक होंगे और ये वाले जो 0 हैं इनको हम छोड़ देंगे। तो इस नंबर में कितने सार्थक अंक हुए? इस नंबर में हुए 3 सार्थक अंक। कौन से? 115। नेक्स्ट पॉइंट, लिखा है 1.5 10 to the power 9 तो 10 की घात में कुछ भी लिखा है उसका सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसमें सार्थक अंक होंगे 2 केवल। कौन से? 1 और 5। 10 की घात में 9 लिखा है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सार्थक अंकों की संख्या होगी 2। कोई नंबर लिखा है 1315.6 उसको हम चाहे ऐसे लिख लें 13.156 10 to the power 2। ये वाला जो पॉइंट था ये हम उठा के 2 डिजिट इधर ले आए, 2 डिजिट इधर ले आए तो 10 की पावर 2 बन गई। लेकिन हम इसको किसी भी तरह फिगर चेंज करके लिख लें, लेकिन इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। अंतिम है, कोई समीकरण लिखी है r = 2t, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं r = 2.0t, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं r = 2.00t। मतलब किसी कंप्लीट नंबर के बाद में पॉइंट लगाकर हम कितने भी 0 लगा लें उससे उस नंबर की वैल्यू इफेक्ट नहीं होती। तो ये 8 पॉइंट अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो सार्थक अंक आप किसी भी टाइप का सोल्व कर सकते हैं। मैं जो ये रोज आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश करता हूं, मैं इस पूरे बोर्ड का फोटो भी भेजता हूं जिससे मैं किस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं। हो सकता है वीडियो में आपको ठीक से ना दिखाई दे सुविधाओं के अभाव में, तो आप उस फोटो को जूम करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या उस पर लिखा था और आपको एक डाटा के रूप में वो मिलेगा। रोज हम एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक जितना भी हो पाता है उतना लेके चल रहे हैं। जिस प्रकार से क्लास में हम डिस्कस करते थे वैसा तो पॉसिबल नहीं है वीडियो के माध्यम से, लेकिन फिर भी ना होने से कुछ बेहतर आप अपने स्तर से प्रयास करते रहिए। जल्दी हमारा देश कोरोना से जीतेगा और पहले की तरह हमारी क्लासेस चालू होंगी, और जब क्लास शुरू होंगी फिर से हम उसी उत्साह के साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल भी उसी उत्साह के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।